मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने ज़माने में एनडी तिवारी यानी नारायण दत्त तिवारी, उनके बेटे की। लेकिन उनके बेटे के बेटे बनने की भी कहानी अपने आप में बहुत ही अजीब है। कानूनी लड़ाई जो सालों चला, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं कोशिश करूँगा सब बताने की। तो एनडी तिवारी जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के 3 बार सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी के से, तो वो उत्तराखंड के भी सीएम रहे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार में वो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, फॉरेन मिनिस्टर रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहे। और एक वक्त तो ऐसा था कि वो प्राइम मिनिस्टर के रेस में बड़े आगे थे। जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, तब उस वक्त उनको चैलेंज करने के लिए एक एनडी तिवारी भी थे, लेकिन इत्तेफाक से एनडी तिवारी तब चुनाव हार गए और पीवी नरसिम्हा राव फिर प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद एनडी तिवारी ने कांग्रेस छोड़ भी दिया, अपनी एक पार्टी बना ली थी कांग्रेस तिवारी, अर्जुन सिंह और ये इन लोगों ने मिलकर। लेकिन फिर बाद में सोनिया गांधी मनाकर उनको वापस ले आई। उम्र दराज बहुत आखिरी वक्त तक उन्होंने राजनीति की। जब उत्तराखंड के सीएम बने तब भी उनकी उम्र काफ़ी थी। उसके बाद फिर उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर भी बनाया गया, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर जब वो थे उसके बाद उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने निजी कारण बताया, लेकिन एक स्कैंडल वहाँ भी हो गया था। आंध्र प्रदेश भवन गवर्नर हाउस में 3 महिलाओं के साथ उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें जो है वो मीडिया में आ गई थी, और आंध्रा के लोकल मीडिया ने तो ये तक कह दिया था कि आंध्रा जो राजभवन है वो ब्रथल हाउस है। तो उसके बाद हालांकि उन्होंने कहा था ये विपक्षियों की साजिश है, लेकिन हमेशा एनडी तिवारी के साथ कुछ ना कुछ विवाद रहा, जुड़ता रहा। लेकिन पावरफुल मिनिस्टर भी, हल्द्वानी, नैनीताल, ये सारा उनका बेल्ट। जब इमरजेंसी का दौर था, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उस समय, तब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, जनता पार्टी की सरकार थी। चूँकि एनडी तिवारी कांग्रेस से थे, तब भी वो भी सत्ता से बेदखल हो चुके थे। और उसी दौरान उनकी मुलाकात 70s की बात है, उज्ज्वला नाम की एक महिला से हुई, जो प्रोफेसर शेर सिंह की बेटी थी, और जनता पार्टी की सरकार में वो मंत्री थे, शेर सिंह प्रोफेसर, और उनकी बेटी थी उज्ज्वला। और तभी उज्ज्वला को नारायण दत्त तिवारी से प्यार हो गया। और तब लेकिन ये था कि नारायण दत्त तिवारी भी शादीशुदा थे और ख़ुद उज्ज्वला भी शादीशुदा थे, लेकिन दोनों के बच्चे नहीं थे, कोई औलाद नहीं था। उसके बाद इन दोनों के बीच में प्यार होता है, सब कुछ, फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है, करीब बरसों बीत जाते हैं। अचानक एक लड़का 2008 में सामने आता है, नेशनल मीडिया और तमाम में फिर खबरें बनती हैं। उसका नाम था रोहित शेखर, और वो ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि वो नारायण दत्त तिवारी का बायोलॉजिकल सन है, बेटा है, और वो ये साबित कर सकता है। तो कोर्ट में वो अर्जी देता है और ये कहता है कि मुझे, चूँकि नारायण दत्त तिवारी मेरे पिता हैं, तो मुझे मेरे एक पिता का जो भी अधिकार है वो सब मिलना चाहिए, मुझे नाम मिलना चाहिए, मेरे बाप का नाम मिलना चाहिए। तो वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट अर्जी एक्सेप्ट करती है। उसके बाद मामला चलता रहता है। एनडी तिवारी साहब मना कर देते हैं, लेकिन फिर कोर्ट के कहने पे डीएनए टेस्ट की इजाज़त दी जाती है, और जो उज्ज्वला थी उनका और रोहित का, इन लोगों का ब्लड सैंपल ले जाता है, और नारायण दत्त तिवारी से भी मांगा जाता है। पर नारायण दत्त तिवारी लगातार अपना सैंपल देने से मना करते रहते हैं। कई बार कोर्ट कहती है, फिर ये होता है कि जबरन अब पुलिस से ही उनसे कहा जाएगा कि लिया जाए। तो आखिर में फिर वो मजबूर होकर वो अपना सैंपल देते हैं, और उस सैंपल को हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, और उसकी रिपोर्ट लिफाफे बंद, सील बंद कोर्ट में आता है। जब ये रिपोर्ट आने वाली थी और कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली थी, तब नारायण दत्त तिवारी फिर से कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से अपील करते हैं कि इसकी सुनवाई जो है वो बंद कमरे में हो, प्राइवेट हो। दूसरा, इस डीएनए की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए, आम ना किया जाए। लेकिन कोर्ट उनकी इन दलीलों को नहीं मानती, और आखिरकार कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। डीएनए मैच कर गया था कि रोहित शेखर नारायण दत्त तिवारी का ही बेटा है, और वो उज्ज्वला से ही पैदा हुआ। तो माँ जो है वो उज्ज्वला है, और बाप जो है वो नारायण दत्त तिवारी हैं। अब इसको लेके बहुत सारा हंगामा होता है, लेकिन इधर उम्र भी धीरे धीरे सरक रही थी, थोड़ी याददाश्त भी जा रही थी नारायण दत्त तिवारी की। और आखिरकार
2017 में वो, चूँकि ना जो शेखर की लड़ाई थी, रोहित शेखर की, वो सिर्फ एक थी कि उसे मतलब हक मिले, बाप का नाम मिले, और इसीलिए वो ये लड़ाई लड़ा था। कानूनी लड़ाई जीत गया। फिर एक जगह पे सार्वजनिक रूप से नारायण दत्त तिवारी एक्सेप्ट करते हैं और रोहित शेखर को अपना बेटा मानते हैं। और उसके बाद रोहित शेखर की माँ उज्ज्वला से लखनऊ में शादी भी करते हैं। 2018 की बात। और इस दौरान में उस वक्त जब बीजेपी में ये था कि जितने उम्रदराज जो 70-75 के ऊपर के नेता हो चुके हैं उनको मार्गदर्शक मंडल में रखा जा रहा था, किनारे किया जा रहा था। लेकिन नारायण दत्त तिवारी उम्र के अपने आखिरी जब पड़ाव पे आए और लगभग 90 पार कर चुके, तब बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। लेकिन साल भर के अंदर 2018 में नारायण दत्त तिवारी की मौत हो जाती है। नारायण दत्त तिवारी की मौत, जाहिर सी बात है, पहले रोहित जो उनका बेटा है वो अपनी कानूनी जंग जीत चुका था, बाप का नाम मिल चुका था, अब वो रोहित शेखर तिवारी हो गया था। इस दौरान में रोहित तिवारी की एक मैट्रिमोनियल साइट से एक लड़की है अपूर्वा नाम की, उससे दोस्ती होती है, जो इंदौर की रहने वाली है, इंदौर के कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, फिर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। तो मैट्रिमोनियल साइट पे दोनों की जान पहचान होती है। फिर इन दोनों की पहली मुलाकात लखनऊ में होती है। ये बात है 2017 की। लखनऊ में दोनों की मुलाकात होती है, फिर दोनों दिल्ली आते हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस करती थी, डिफेंस कॉलोनी में रोहित तिवारी का घर, तो आना जाना होता है। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं उसी घर में। घर वालों को भी मालूम था इन दोनों के रिश्ते के बारे में। थोड़ा सा वक्त बीतता और उसके बाद मई 2018 यानी पिछले साल, अभी एक साल पूरा भी नहीं हुआ है, अपूर्वा और रोहित शेखर की शादी हो जाती है दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में। लेकिन शादी के बाद फिर रिश्ते अचानक बदलते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, दिन कई चीज़ें होती हैं। इधर रोहित अपने भाई सिद्धार्थ के साथ डिफेंस कॉलोनी में रहता था, माँ भी रहती थी। लेकिन फिर कुछ झगड़े वगड़े ज़्यादा होने लगे, तो रोहित की माँ का एक सरकारी घर भी है जो तिलक लेन पे है, वो वहाँ भी रहती हैं, डिफेंस कॉलोनी में भी। अपूर्वा के भी माँ बाप इधर दिल्ली अक्सर आया करते थे, वो इधर उधर कभी किराए पे कभी कहाँ। तो कहते हैं जो इल्ज़ाम है वो ये है कि अपूर्वा चाहती थी कि इस घर में उसके माँ बाप भी रहें और कुछ प्रॉपर्टी जो है उसके नाम पे हो, और ये लोग प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ना करें। तो ये एक सारी चीज़ें चल रही थी। फिर इधर रिश्ते भी ख़राब। इधर एक और इनके रिश्तेदार दूर का जानने वाला रोहित की माँ का, उत्तराखंड में, वो हस्बैंड वाइफ। तो अपूर्वा को ये भी शक था कि उनकी वाइफ के साथ रोहित का कोई रिलेशनशिप है। तो उस महिला को लेके भी दोनों में अक्सर झगड़ा होता है। और जिस महिला के साथ रिश्ते को लेके झगड़ा होता था, उस महिला और उसके पति को रोहित के भाई सिद्धार्थ ने भी अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ प्रॉपर्टी देने का फैसला किया था। उज्ज्वला जो रोहित की माँ, उनका ये कहना था कि चूँकि बचपन से वो हर मुसीबत में उन लोगों के साथ खड़े रहे, इन दोनों को बच्चों की तरह पाला, तो इसलिए सिद्धार्थ अपने हिस्से में से कुछ देना चाहता था, जो गलत नहीं था। लेकिन अपूर्वा नहीं चाहती थी कि प्रॉपर्टी किसी बाहरी शख्स तक जाए, और इस वजह से और लड़ाई चलती रही। यहाँ तक कि लास्ट ईयर मार्च में इन दोनों के बीच में फिर बहुत झगड़ा होता है। उस झगड़े के बाद अपूर्वा इंदौर चली जाती है अपने घर। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इंदौर में भी वो अभी भी प्रैक्टिस कर रही थी, कुछ केस थे, तो वो वहाँ गई। लेकिन फिर रोहित की माँ का एक और स्टेटमेंट आता है कि शादी से पहले अपूर्वा का एक बॉयफ्रेंड था और वो इंदौर का ही रहने वाला है, और इन दोनों में अभी भी बातचीत होती है, दोनों अभी भी मिलते जुलते हैं। तो एक ये भी रिश्ता सामने आया। करीब 25-30 दिन तक इंदौर में रहती है अपूर्वा, और फिर 29-30 मार्च को वो वापस लौटती है। इस बीच में चूँकि चुनाव शुरू हो चुका था, 12 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ था, तो हल्द्वानी में वोट, जो रोहित शेखर और उनकी माँ का वोट हल्द्वानी में, उत्तराखंड का एक इलाका है, तो ये लोग वोट देने के लिए उत्तराखंड चले जाते हैं। और 15 अप्रैल की शाम को माँ बेटे अपने ड्राइवर के साथ दिल्ली लौटते हैं। इसी 15 अप्रैल को शाम को आने के बाद उज्ज्वला अपने घर चली जाती है, तिलक लेन में जो सरकारी घर है, और रोहित अपने डिफेंस कॉलोनी के घर में रहता है। अपूर्वा भी वहीं थी, उसका भाई भी वहीं था। घर में 4 नौकर थे, ड्राइवर था। उस घर में 7 CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। आमतौर पे इन इलाकों में सिक्योरिटी को लेकर घर के बाहर, घर के अंदर की चीज़, ये सारे कैमरे होते हैं। रात करीब 10 बजे उज्ज्वला यानी रोहित की माँ घर आती हैं। तब कहते हैं कि यहाँ से आने के बाद
रोहित अपने कुछ नौकरों के साथ ही उसने शराब पी। अच्छा, रोहित और अपूर्वा के रिश्ते ख़राब इतने हो चुके थे कि दोनों एक साथ एक कमरे में नहीं सोते थे, अलग अलग सोते थे। तो उस रात उसने शराब पी। जब उज्ज्वला पहुंचती हैं घर पे करीब 9:30 पौने 10 के आसपास, तो वो पूछती हैं रोहित कहाँ है, तो अपूर्वा बताती है कि वो सो गया अपने कमरे में। लेकिन जब ये बता रही होती है उतने अगले 2 मिनट में ही रोहित नीचे आ जाता है अपनी माँ के पास। फिर ये डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, खाना वाना होता है। तो वो रोहित की माँ को थोड़ा अजीब लगता है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो सो गया जबकि वो जाग रहा है। खाना वाना खाने के बाद 10 साढ़े 10 के आसपास उज्ज्वला यानी रोहित की माँ वो गाड़ी में बैठती हैं और अपने दूसरे घर तिलक लेन के लिए निकल जाती हैं। खुद रोहित भी उनको नीचे छोड़ने के लिए आता है। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी रोहित के साथ। अब इसके बाद रात उस घर में 7 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिसमें से 5 ठीक ठाक काम कर रहे थे। 5 जहाँ जहाँ पे थे वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे, सारी तस्वीरें दिखा रहे थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उस घर के अंदर के 2 कैमरे उस रात काम नहीं कर रहे थे। और ये 2 कैमरे वो थे जो एक रोहित का जो बेडरूम है उस बेडरूम को जो कवर करता था, जो उस बेडरूम के ऊपर फोकस था, वो कैमरा बेकार था। दूसरा एक लिविंग रूम में जो कैमरा लगा हुआ था वो बेकार था। और लिविंग रूम से बेडरूम तक जाने के जो भी तस्वीरें थी उनकी रीच में ये दोनों कैमरे थे। मतलब ये कैमरा अगर होता चालू काम कर रहा होता तो ये क्लियर पता चल जाता कि उस रात रोहित के कमरे में कौन गया और कौन नहीं गया। लेकिन सारे कैमरे ठीक, सिर्फ यही 2 ख़राब, और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट, जो रोहित जिस जगह पे सब कुछ हो रहा है उसी के कमरे के बाहर का कैमरा ख़राब है। खैर माँ चली जाती हैं इधर। उसके बाद रोहित, जो घर के नौकरों ने पुलिस को बयान दिया उसके हिसाब से वो फिर शराब पीता है। और उसके बाद वो करीब 11:30-12 के आसपास अपने कमरे में चला जाता है। इसके बाद जो बयान है वो रोहित की बीवी का बयान है पुलिस को कि वो 1 से 2 के बीच में रोहित के कमरे में गई थी ये देखने के लिए कि वो जाग रहा है या सो रहा है। तो उसने देखा कि वो सो रहा है तो वो वापस चली गई। अब ये उसके बयान है। जो सारे नौकर हैं, जो सिद्धार्थ है, इन सबके बयान ये हैं कि हाँ उसने शराब पी, फिर वो अपने माँ को छोड़ा, कमरे में गया, सो गया। इसके बाद की कहानी किसी को पता नहीं। आखिरी जो विटनेस है, जो चश्मदीद है उस घर में, वो रोहित की वाइफ अपूर्वा है, जिसने पुलिस को कहा कि मैंने 1 से 2 के बीच में कमरे में गई और मैंने देखा और उसके बाद वो सो रहा था। इसके बाद खैर अगला दिन शुरू होता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। दोपहर को रोहित की माँ उज्ज्वला तिलक लेन से वापस अपने इस घर पे आती हैं, डिफेंस कॉलोनी के रोहित के पास। दरअसल उनको जाना था मैक्स हॉस्पिटल और उनके एक अंगूठे में प्रॉब्लम थी जिसका इलाज चल रहा था और उसके लिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी। तो वो अपने जो उनके एक मुलाजिम हैं उससे वो बात करती हैं, वो डॉक्टर को फ़ोन करता है। शाम 4:45 का अपॉइंटमेंट मिलता है। उसके बाद ये करीब 2 बजे वहाँ पहुँचती हैं। तो इनको बताती है अपूर्वा कि अभी तक सो रहे हैं। नौकर भी बताते हैं कि रोहित सो रहा है। तो भी कहती हैं कि हो सकता है थका हुआ आया उत्तराखंड से, ट्रैवल इतना करके लंबे, और फिर उन्होंने थोड़ी झलक भी देखी थी कि रात को वो नशे में था, पी रहा था। तो उन्होंने कहा सोने दो। उसके बाद वो चली जाती हैं। करीब चूँकि 4:45 का टाइम था, 4 के आसपास ये हॉस्पिटल के लिए निकलती हैं। इधर 4 जब बज जाता है तो फिर नौकर जाता है उठाने के लिए रोहित को, लेकिन रोहित उठता नहीं है। वो करवट की तरफ लेकर सो रहा था, चेहरा दिख नहीं रहा था। तो फिर उसको ये होता है कि लेकिन टाइम भी बहुत हो गया तो अब उठाओ। आवाज़ देता नहीं उठाता। फिर वो जाकर पास से उठाने की कोशिश करता है तो पहली बार चौंकता, देखता कि वो नाक से ब्लड आ रहा है। तो वो शोर मचाता है। उसके बाद अपूर्वा आती है। फिर ये लोग फ़ौरन फ़ोन करते हैं मैक्स हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए। इस दौरान में जो उज्ज्वला थी मैक्स हॉस्पिटल के लगभग गेट पे पहुंच चुकी थी। जैसे गेट पे पहुंचती तब तक इनके घर से फ़ोन आता है कि रोहित की तबीयत बहुत ख़राब है, नाक से खून गिर रहा है। तो फ़ौरन मैक्स हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर ये घर पहुंचती हैं माँ। और उसके बाद इधर जब वो घर पहुंचती है तो देखती हैं कि रोहित को उठाकर कार में डाला जा रहा है, अपूर्वा लेकर जा रही है। लेकिन फिर जब एम्बुलेंस साथ में था तो उस कार को छोड़ दिया जाता है और एम्बुलेंस में डाला जाता है। और उसके बाद रोहित को लेकर मैक्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल ले जाते हैं डॉक्टर देखता है और पहली नज़र में ही वो डेड डिक्लेयर कर देता है कि मौत हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है सारे हैरान परेशान
क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, रात को ठीक ठाक आया, सब कुछ ठीक है, तो अचानक मौत को कैसे हुई? फिर ये हुआ कि हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, या कुछ और चीज़ें हो सकती है। मतलब ये है कि जो भी है प्राकृतिक है, नेचुरल डेथ है। तो इन चीज़ों में, इस गम में, इन सारे उसमें 3 दिन बीत जाती। 3 दिन के बाद अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरे केस को पलट कर रख देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रोहित की मौत दम घुटने से हुई थी, और यानी स्ट्रैंगुलेशन का मामला था, गला या मुंह घोटने का मामला था। और एक जो बेडरूम में जब फॉरेंसिक टीम और वो सारी पहुंची, तो एक तकिया मिला था ऐसा, जिसको देख के शक है कि उस तकिया से रोहित का मुंह दबा गया था। तो अब जाहिर सी बात है, केस सीधे ये 302 का बन गया, मर्डर का। जो अब तक नेचुरल डेथ की बात आ रही थी, बीमारी से आ रही थी, वो अचानक एक साजिश और मर्डर की कहानी बन गई। तो अब उसके बाद 3 दिन के बाद फिर नए सिरे से केस की पूरी छानबीन शुरू हुई। अब यहाँ 2-3 चीज़ें थी कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका तकिए से मुंह दबा के और जिस तरह मारा गया है, तो क्या ये किसी एक आम आदमी का या किसी आदमी का काम है? अगर मान लीजिए कि अपूर्वा अपनी पत्नी ही कातिल है, तो क्या अपूर्वा अकेले रोहित को काबू में कर सकती है? तो दूसरी थ्योरी ये भी है कि वो बेहद नशे में था, या उसे जानबूझ के और ज़्यादा शराब पिलाई गई हो, और उसके बाद वो अपना डिफेंड नहीं कर पाया, बचाव नहीं कर पाया। या ये हो सकता है कि कातिल एक से ज़्यादा हो, किसी ने मदद की हो। खैर, ये सारी चीज़ें हुई। पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले, सारे घर की तलाशी ली, सब कुछ देखा। एक चीज़ पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मान लिया, वो ये कि 15 से 16 अप्रैल की रात को इस डिफेंस कॉलोनी के घर में न बाहर से कोई आया, न घर के अंदर से कोई बाहर गया, क्योंकि CCTV कैमरे जो बाहर की तरफ लगे हुए थे उसका पूरा फुटेज देखा गया, और उस फुटेज में घर की आखिरी एंट्री और घर का आखिरी एग्जिट, वो दोनों दिखा दिया रहा। तो ये क्लियर हो गया कि घर से कोई और एंट्री इस तरह का नहीं है कि चोरी छुपे आगे निकल जाए। तो ये तय था कि उस रात घर के अंदर कोई बाहर से नहीं आया, और घर में जो अंदर थे वो बाहर नहीं गया, मतलब कातिल घर में है। इसी के बाद पुलिस ने, अब जाहिर सी बात है, सारी छानबीन शुरू की। एक चीज़ और चौंकाने वाली बात मिली, वो ये कि 15 और 16 अप्रैल की रात को रोहित के मोबाइल से 2 कॉल करने की कोशिश की गई। दोनों कॉल लगी नहीं, लेकिन जो टाइमिंग था वो कान खड़े कर रहा था। वो जो दोनों कॉल मिलाने की कोशिश की गई थी, वो टाइम था 2 से 4 के बीच में। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रोहित की मौत 1 से 1.5 के बीच में हो चुकी थी। आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो टाइमिंग होती है डेथ की, उसमें बहुत ज़्यादा शक करने की गुंजाइश नहीं होती है। वो कहते हैं कि बस आप आधे घंटे के अंदर ही ऊपर नीचे हो सकता है। अगर 1 है तो 1.5 मान लीजिए, 1.5 है तो 2 मान लीजिए। लेकिन वहाँ 4 बजे तक फ़ोन किया गया, तो वो गलत नहीं हो सकता टाइमिंग। तो 2 से 4 के बीच में रोहित के मोबाइल से किसने कॉल करने की कोशिश की, जो कॉल लगी नहीं। एक मुर्दे के फ़ोन को कौन इस्तेमाल कर रहा हो, जो इस्तेमाल कर रहा है इसका मतलब वो उसके रूम तक गया। जो बयान है रोहित की वाइफ अपूर्वा का कि वो आखिरी 1 से 2 के बीच में गई थी, तब वो ठीक ठाक था। तो वो बयान, फिर माँ से बातचीत हुई, फिर पता चला पति पत्नी में झगड़ा था, तनाव था। बात ये भी हो गया था कि शायद जून में इनके तलाक की कुछ फाइनल बात हो। प्रॉपर्टी का एंगल था, जिस घर में ये वारदात हुई उस घर की कीमत ही करीब 20 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा हल्द्वानी में और ND तिवारी के बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, जिसका जाहिर सी बात है रोहित भी एक वारिस है। भाई में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा ना हो, ये भी एक एंगल, इसलिए भाई से पूछताछ हुई। अगर अपूर्वा या भाई इस साजिश में शामिल हैं, तो उन कत्ल करने के लिए उन 4 नौकरों में से कौन कौन से लोगों ने हेल्प की, ये भी एक साजिश थी। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। यहाँ तक कि रोहित की माँ उज्ज्वला को भी पुलिस ने क्लीन चिट नहीं दी, इसलिए कि बेशक वारदात के वक्त वो दूसरे घर में थी, लेकिन अगर साजिश है तो साजिश कहीं भी बैठ के की जा सकती है। तो चाहे वो उस घर में जो 6 लोग थे, 4 नौकर, अपूर्वा और सिद्धार्थ, किसी को क्लीन चिट नहीं है। और लगातार कई किस्तों में अपूर्वा से पूछताछ हो चुकी है, सिद्धार्थ से पूछताछ हो चुकी है, उज्ज्वला से पूछताछ हो चुकी है। पुलिस इन लोगों से पूछताछ के बाद जो हम लोगों की जानकारी है वो ये है कि कातिल के बहुत करीब तक पहुंच चुकी है। ये भी है कि कातिल घर का ही है, लेकिन कौन, उसके लिए कुछ कड़ियों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे ये पता चल सके कि इसमें मकसद क्या है, मोटिव क्या है, और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, प्लानिंग का हिस्सा क्या है। साइंटिफिक एविडेंस जो है
वो उसमें कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ कातिल पकड़ना किसी केस में और उस केस को क्रैक करने का दावा करना वो नहीं होता है कि काम पूरा हो गया। कोर्ट में आपका केस कितना ठहरेगा ये ज़रूरी है। उसको ठहरने के लिए आपको सपोर्टिंग एविडेंस और बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें फिंगरप्रिंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके वो जो सारी चीज़ें हैं सबूत वो हों, गवाही हो, विटनेस हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस अपनी तरफ से इस केस में पूरी जांच कर रही है। अभी भी लगातार 8-8 घंटे के कई किस्तों में अपूर्वा से पूछताछ हो चुकी है, सिद्धार्थ से पूछताछ हो चुकी है, 9 करोड़ ड्राइवरों से पूछताछ हो चुकी है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। तो उम्मीद है आज भी ये लगभग एक था कि शायद आज दिल्ली पुलिस इस बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और वो इस केस को सॉल्व करने का मतलब ऐलान कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मामला थोड़ा हाई प्रोफाइल है और इसमें पुलिस को कदम कदम जो है फूंक कर रखना है और सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं, उसको मोटिव भी बताना है, उसको बाकी चीज़ें भी बतानी है ताकि कोर्ट में भी ये केस ठहर सके। तो उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस रोहित शेखर तिवारी के कातिल का चेहरा जल्दी हम लोगों के सामने होगा और वो वजह भी सामने होगी जिसकी वजह से कत्ल हुआ। हालांकि बड़ा अफसोसनाक हुआ इसलिए कि एक लड़का जो सालों अपनी पहचान के लिए लड़ता रहा अपने कि मुझे मेरे बाप का नाम मिले और उसके लिए कोर्ट तक गया, उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और उसकी माँ भी उसके कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रही, क्योंकि अगर आप एक सामाजिक उससे सोचे तो बड़ा आसान काम नहीं था। आपकी पूरी जो शख्सियत है, आपकी पूरी जो इमेज है वो सारा बाज़ार में था, हर एक इंसान बात कर रहा था, तो ये चीज़ें थी। लेकिन उसके बावजूद उसने लड़ाई लड़ी और न सिर्फ लड़ी बल्कि जीता, और जीता, बाप का नाम भी हासिल किया, लिया भी, अपनी माँ को सम्मान भी दिलाया। लेकिन उसी नौजवान, उसी लड़के के साथ उसकी मौत एक अचानक पहेली बन जाती है और अचानक मौत होती है। और अफसोसनाक ये भी है कि जिस घर को बनाने के लिए वो लड़ा, जिस घर को जोड़ने के लिए, बाप का नाम लेने के लिए, जो अभी तक इशारा कर रही है पुलिस की तफ्तीश, वो ये है कि उसी रोहित शेखर का कातिल उसी के घर में है। तो अब कौन है कातिल, जल्दी हम लोगों के सामने होगा और उम्मीद यही है कि पुलिस इस बारे में ईमानदारी से अपनी जांच करेगी और सामने उसको रखेगी और बताएगी। तो आज की ये कहानी थी।